जब भी सुपर पावर या महाशक्ति की बात होती है तो कुछ गिने चुने देशों के नाम ही दिमाग में आते हैं। लेकिन क्या हो अगर कल के सबसे ताकतवर देश वो हों जिनके बारे में आज ज्यादा चर्चा ही नहीं हो रही। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो जब भी कोई ग्लोबल सुपर पावर की बात करता है तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी मिलिट्री परेड, विशाल अर्थव्यवस्थाएं, यही सब ना। लेकिन क्या हो अगर असली ताकत लोगों की संख्या, उनकी उम्र या फिर उनके डिजिटल कनेक्शन में छिपी हो? तो आज हम लोग पारंपरिक परिभाषाओं से थोड़ा हटकर उन ताकतों को देखेंगे जो चुपचाप पर्दे के पीछे से दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। ये सिर्फ टैंकों और पैसों की बात नहीं है, ये डेमोग्राफिक्स, महत्वाकांक्षा और यहां तक कि इस आइडिया की भी बात है कि शायद एक देश को जमीन की जरूरत ही ना हो। चलिए इसे समझते हैं। भविष्य में झांकने से पहले ये समझना जरूरी है कि आज हम कहां खड़े हैं, मतलब अभी पावर का लैंडस्केप कैसा दिखता है। तो आज के बड़े खिलाड़ी कौन हैं? देखिए, सबसे पहले तो है अमेरिका, जिसकी मिलिट्री की पहुंच दुनिया में कहीं भी है। फिर आता है चीन, जो दुनिया की फैक्ट्री है और जिसकी जड़ों से लगभग हर देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। और हाँ, रूस यूक्रेन में मुश्किलों के बावजूद आज भी एक ऐसा प्लेयर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये जो लाइन है ना, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना पर निर्भर है, ये चीन के असर की गहराई को दिखाती है। मतलब ये सिर्फ चीन में बने प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, ये उन कच्चे माल और पार्ट्स की बात है जिनकी जरूरत बाकी दुनिया को अपना सामान बनाने के लिए पड़ती है। ये एक ऐसी निर्भरता है जिसे रातों रात बदला नहीं जा सकता। देखिए, चीन की ताकत सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं, उसके लोगों से भी है। और यहीं पर पावर का पूरा खेल बदल रहा है। चलिए अब उन देशों पर नजर डालते हैं जिनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी बढ़ती और युवा आबादी है। जरा इस नंबर को देखिए, 64 करोड़। ये आसियान देशों के समूह की मिली जुली आबादी है और इनकी अर्थव्यवस्था अगर मिला दें तो भारत के बराबर है। ये एक उभरता हुआ मार्केट पावर हाउस है जो सिर्फ लोगों की संख्या के दम पर खड़ा हो रहा है। और ये जो अगला आंकड़ा है ना, ये तो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 29 साल, ये आसियान की औसत उम्र है। सोचिए, जब दुनिया के कई विकसित देश बूढ़े हो रहे हैं, तब ये इलाका युवा ऊर्जा और भविष्य की वर्कफोर्स से भरा हुआ है। इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं और ये इसका फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रखता है, वो भी इस बात को मान रहा है। वो आसियान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया की तारीफ कर रहे हैं और उनकी समझदार और दूरदर्शी नीतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। और जब IMF कहता है कि आप कुछ सही कर रहे हैं, तो दुनिया भर के निवेशक सुनते हैं। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये इन डेमोग्राफिक जायंट्स की महत्वाकांक्षा को बिल्कुल साफ दिखाती है। ये सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है, बल्कि उस विशाल युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मौके बनाने की बात है। ये भविष्य में एक निवेश है जिसे लोग चला रहे हैं। अब बात करते हैं नाइजीरिया की, जो एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपना रहा है। वो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करने के बजाय अपने सबसे कीमती संसाधन पर दांव लगा रहे हैं, अपने लोगों पर। वो ब्रेन कैपिटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी युवा टैलेंटेड आबादी को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे इलाकों में भेज रहे हैं जहां स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स की कमी है। ये वाकई एक स्मार्ट कदम है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरह के देशों पर। ये वो देश हैं जो सिर्फ अपने आकार पर नहीं, बल्कि अपने सटीक और रणनीतिक कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। नेटो का एक नियम है कि सदस्य देश अपनी GDP का 2% डिफेंस पर खर्च करें, लेकिन पोलैंड, वो इसका दुगना 4.12% खर्च कर रहा है। GDP के हिसाब से ये उन्हें नेटो में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बनाता है। ये दिखाता है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, वो अपनी सेना का साइज भी बढ़ा रहे हैं। 2035 तक 3 लाख सैनिकों का लक्ष्य है। इससे उनकी सेना यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी जमीनी सेना बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक बदलाव है और ये दिखाता है कि पोलैंड यूरोप में एक बड़ा सिक्योरिटी प्लेयर बनने की तैयारी कर रहा है। अब नजर डालते हैं वियतनाम पर। इनके पास एक बहुत ही साफ और महत्वाकांक्षी प्लान है। 2030 तक वो एक मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ एक अपर मिडिल इनकम वाला देश बनना चाहते हैं और 2045 तक लक्ष्य है एक पूरी तरह से विकसित हाई इनकम वाला देश बनना। वो विदेशी निवेश को खींचकर और अपनी वर्कफोर्स को पढ़ा लिखाकर अगला एशियन ड्रैगन बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद एक देश की हमारी पूरी समझ को ही बदल के रख दे। क्या हो अगर भविष्य के देश जमीन के टुकड़ों से बंधे ही ना हो?
इस कॉन्सेप्ट का नाम है नेटवर्क स्टेट। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जो इतनी संगठित और पावरफुल हो जाती है कि वो एक असली देश की तरह काम करने लगती है। इसके अपने कानून, अपनी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि दुनिया भर में फैली हुई अपनी जमीन भी हो सकती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो पिछले 200 सालों के जियोपॉलिटिक्स को सीधी चुनौती देता है। हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन इसे बनाने का एक पूरा रोड मैप मौजूद है। ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी से शुरू होता है, फिर उन्हें एक साथ काम करने के लायक बनाया जाता है, अपनी खुद की इकोनॉमी बनाई जाती है, अक्सर क्रिप्टो का इस्तेमाल करके। फिर क्राउड फंडिंग के जरिए असली दुनिया में जमीन खरीदी जाती है, जैसे दुनिया भर में बिखरे हुए छोटे छोटे दूतावास। और आखिर में दूसरे देशों से खुद को एक देश के रूप में मान्यता देने के लिए कहा जाता है। ये एक देश बनाने का बिल्कुल नया तरीका है। तो मतलब ये एक ऐसा नया मॉडल है जहां आपका समुदाय आपकी जमीन या बॉर्डर से तय नहीं होता, बल्कि आपकी सोच, आपके विश्वास और डिजिटल कनेक्शन से तय होता है। ये शक्ति और समुदाय की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि भविष्य की असली शक्ति किस चीज में है? क्या ये जमीन है, जैसा हमेशा से होता आया है? क्या ये लोगों की युवा ऊर्जा है, या फिर ये एक जैसी सोच से जुड़ा एक नेटवर्क है? हो सकता है भविष्य इन सभी का एक मिश्रण हो, लेकिन असली सवाल ये है, अगर आज एक महाशक्ति बनाई जा रही होती तो दांव किस पर लगाया जाता? सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे